बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द समरी लेक्चर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे कैप 8 ऑडिट एश्योरेंस का, जिससे हर पेपर में ऑडिट रिपोर्ट और प्रोसीजर्स मिलाकर तकरीबन तकरीबन जो है ना वो कोई 20 मार्क का सवाल बनता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज, ठीक है ना। और इसमें काफ़ी सारे जो है ना वो सब टॉपिक्स हैं, एक एक करके जो है ना इंशाल्लाह हम सबको लेके चलेंगे। पहला टॉपिक जो है ना वो इसमें जो डिस्कशन के लिए हमारे पास मौजूद है वो है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक ऑडिट रिपोर्ट के क्या एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, जैसे आपने बचपन में अपने स्कूल का रिजल्ट कार्ड देखा होगा, तो उसके अंदर होता क्या है कि जब आपको रिजल्ट कार्ड मिलता है तो उसके अंदर आपका नाम होता है, ठीक है। आपके फादर का नाम होता है। उसके बाद क्या होता है उसके अंदर, और उसके अंदर जो है ना वो आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे होते हैं, ठीक है ना। कुछ रिपोर्ट कार्ड में जो है ना वो टीचर का कमेंट भी होता है कि भाई ये बच्चा कैसा था, टोटल क्लास में कितने बच्चे थे, और इसकी पोजीशन कितनी आई है, इसकी कितनी परसेंटेज है। तो वो जैसे रिजल्ट कार्ड होता है ना, जो आपने पूरे साल मेहनत करी होती है उसका जो एक नतीजा होता है वो एक रिजल्ट कार्ड की शक्ल में आता है। वैसे ही जो ऑडिटर पूरे साल का ऑडिट करता है ना, तो उसका जो ओपिनियन होता है, उसका जो नतीजा होता है वो एक रिपोर्ट कार्ड की, एक रिजल्ट कार्ड की शक्ल में आता है, जिसे हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब ऑडिट रिपोर्ट के क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या कंटेंट्स हैं, क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये याद करने के एतबार से जो है ना वो इतना अहम नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि भाई लिस्ट डाउन द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पूछ सकता है तो आपको मतलब सरसरी पता होना चाहिए कि यार तकरीबन इसमें जो है ना वो 16 एलिमेंट्स हैं। तो मैं इसको अच्छे से रीड करके चले जाऊँ, ताकि अगर पूछ ले तो मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊँ उस सवाल को, ठीक है। इसके अलावा आप इस समरी लेक्चर का मकसद ये है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। काफ़ी चीज़ें होंगी जो हम सरसरी पढ़ेंगे, इसमें इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके आगे आने वाले टॉपिक्स में वो चीज़ कवर हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आगे हमारे पास आएगा कैम आएगा, यूएम आएगा, ओएम आएगा, सब्सिक्वेंट समरी लेक्चर्स में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से हमारे पास जो है ना वो सबसे पहला जो एलिमेंट आ रहा है ऑडिट रिपोर्ट का, वो हमारे पास है टाइटल, ठीक है ना। टाइटल पे लिखा होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है ना। आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की जो है ना वो या अनलिस्टेड कंपनी की एफ उठाएं, एनुअल रिपोर्ट उठाओ। एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो है ना वो आपके पास आ रही होगी ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ना एक बड़ा सा टाइटल लिखा होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये टाइटल होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है एड्रेसी। एड्रेसी एज अप्रोप्रिएट। देखो, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना वो एड्रेस की जाती है किसको, शेयर होल्डर्स को। अच्छा, अगर एग्जामिनर एक ऐसा सवाल बनाकर आपके सामने रख दे कि जिसमें वो आपको ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दे और बोले कि इसमें से गलतियां निकालो, और लेट से वो एड्रेसी लिख दे बैंकर को, किसी बैंकर को, ठीक है ना, या एड्रेसी लिख दे डायरेक्टर को, 2 साल विद गवर्नेंस को, तो इसमें आप क्या पकड़ोगे कि भाई रिपोर्ट इज ऑलवेज एड्रेस टू शेयर होल्डर्स। ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, एनुअल रिपोर्ट जो होती है, वो शेयर होल्डर को एड्रेस होती है, ना कि मैनेजमेंट को या 2 साल विद गवर्नेंस को, ठीक है। तो एड्रेस ही क्या होता है, एज अप्रोप्रिएट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे फिर। एज अप्रोप्रिएट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ कंपनी के ऊपर जो है ना वो रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑडिट करवाने की। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार हम उनको बैंक लोन चाहिए, लेट से जैसे हमने आया दोस्तों में बात करी, तो बैंक बोलता है भाई ऑडिट करवा कर आओ, ठीक है। तो वो स्पेसिफिकली जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है ना ऑडिटर, वो करता है बैंक के लिए, क्योंकि वो रिपोर्ट बैंक को देगा, तो एड्रेस भी उस केस में कौन होगा, बैंक। लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसका मेन एड्रेस कौन होता है, हमेशा शेयर होल्डर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ओपिनियन। अच्छा, अब ऑडिटर क्या करता है, अपना ओपिनियन देता है कि यार मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो है ना वो एफ एस स्टूडेंट फेयर रिप्रेजेंट कर रही हैं या स्टूडेंट फेयर रिप्रेजेंट नहीं कर रही। लेकिन ना इसको एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखता है, एक बड़ा ओपिनियन का पैराग्राफ होता है, ठीक है ना। टाइम मिलता है तो मैं इंशाल्लाह सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करूँगा वो। उसमें ऑडिटर ये कहता है कि भाई हमने जो है ना वो इस कंपनी का ऑडिट किया है, इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, इस पीरियड का किया है, और जो है ना वो हमने इसके ऊपर ये ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई वी हैव ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एक्स वाई आइडेंटिटी फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2021, ठीक है ना। ये एक लाइन आ गई। अच्छा, उसके बाद ऑडिटर बोलता है भाई कि हमने जो है ना वो ऑडिट करा है, और इसके बाद हमने जो है ना वो कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस किया। अब वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी होता है और मॉडिफाइड ओपिनियन भी होता है। अच्छा, बच्चे जो है ना वो दो चीज़ों में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन, एक होता है मॉडिफाइड रिपोर्ट, ठीक है ना। दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओपिनियन मॉडिफाई होना इट्स सेल्फ सब बुरी बात है, क्योंकि यार अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाना चाहिए ना, क्लीन रिपोर्ट जानी चाहिए ना, भाई कंपनी बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी है। लेकिन अगर ओपिनियन मॉडिफाई हो गया ना, इसका मतलब कंपनी में कोई मिस स्टेटमेंट है, कंपनी में कोई स्कोप लिमिटेशन है, जिसकी वजह से ऑडिटर ने क्या करा है, अपना ओपिनियन को मॉडिफाई करा है। अच्छा, रिपोर्ट के मॉडिफाई होने में क्या फ़र्क है फिर। देखो, 5 चीज़ें जो है ना वो नोट करो।
जहाँ ये 5 चीज़ें आएंगी, 4-5 चीज़ें, ठीक है ना, वहाँ रिपोर्ट मॉडिफाइड रिपोर्ट कहलाएगी। रिपोर्ट मॉडिफाई होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। जहाँ ये 4-5 चीज़ें आएंगी रिपोर्ट मॉडिफाई कहलाएगी। ये मैंने येलो से हाईलाइट की है। सबसे पहला ओपिनियन, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अच्छा, ओपिनियन तो हर जगह आता है, तो फिर ये मॉडिफाइड कैसे हुआ? देखो, अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है, अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है तो रिपोर्ट भी मॉडिफाइड होगी, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। तीसरा आ रहा है इम्फेशन ऑफ मैटर पैराग्राफ। चौथा आ रहा है अडर मैटर पैराग्राफ। पांचवा आ रहा है कैम की ऑडिट मैटर। जहां ये 5 चीजें आपको दिख गई, ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, मटेरियल अनसर्टेनिटी, कैम, ईओएम, ओएम, तो मतलब आपकी क्या है? रिपोर्ट मॉडिफाइड है। ओके। अब मैंने क्या बताया कि भाई ऑडिटर ओपिनियन देता है कि भाई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है इस पीरियड का, इस एंटिटी का। उसके बाद हमने या तो वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा या तो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्लीन चिट, ठीक है ना, कंपनी वेल परफॉर्म कर रही है, बेहतरीन जा रहा है, सब परफेक्ट जा रहा है, ठीक है ना। या तो वो देगा मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अब मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर क्यों देगा? मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर क्यों देगा? दो सूरतें होती हैं, या तो उस कंपनी में कोई मिस स्टेटमेंट निकलेगी, या तो एविडेंस नॉट अवेलेबल होने की वजह से वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। मिस स्टेटमेंट तो आपको बताया। मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है जनाब? कि जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है और जो कंपनी ने काम किया है, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, ये मिस स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो या तो दूसरी वजह क्या होती है हमारे पास? दूसरी वजह हो सकती है जनाब हमारे पास एविडेंस नॉट अवेलेबल, यानी ऑडिटर को एविडेंस नाम नहीं मिला। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम जो हमारी ज़बान में हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं स्कोप लिमिटेशन, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, तीसरी चीज़ भी हमने पढ़ ली। चौथी चीज़ हमारे पास आ रही है बेसिस ऑफ ओपिनियन। अब ऑडिटर बोलते हैं जनाब हमने जो है ना वो ऑडिट परफॉर्म किया है आयजा के मुताबिक, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, और हमने जो है ना वो सारा जो है ना वो एविडेंस ऑब्टेन करा है, और इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि भाई कंपनी जो है ना वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है। उसने जो ओपिनियन दिया ना उसकी बेसिस क्या है? देखो, अगर क्लीन ओपिनियन दिया है, अगर मतलब अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो वो बेसिस ऑफ ओपिनियन में बताएगा कि भाई हमने जो है ना वो आयजा के मुताबिक ऑडिट किया है, कोड ऑफ एथिक्स को भी चेक किया है, और हमने जो है ना वो सारे एविडेंस ऑब्टेन करे हैं। इसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं भाई कि कंपनी जो है ना बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। या तो देखो, या तो जो है ना अनमोडिफाइड होगा ओपिनियन, या तो मॉडिफाइड होगा। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हुआ तो फिर क्या आएगा? तो फिर ये चीज़ आएगी, फिर ये चीज़ आएगी। अगर अनमोडिफाइड होगा तो ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ ओनली इन मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाई होगा तो फिर ये वाला जो है ना वो, ये वाली लाइन आ रही होगी कि ऑडिटर क्या करेगा? नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन बताएगा। लेट से भाई ऑडिटर का जो है ना वो एक चीज़ पे फड्डा चल रहा है, मटेरियल अमाउंट की डेप्रिसिएशन लेट से कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं करी, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ऑर्डर पहले क्या करेगा? रिक्वेस्ट वगैरह करेगा, भाई चेंज कर लो, नहीं करी तो ऑर्डर एंड में क्या करेगा? अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा। अब शेयर होल्डर के पास रिपोर्ट गई, ठीक है ना। शेयर होल्डर ने देखा भाई ओपिनियन मॉडिफाई हुआ हुआ है, क्यों भाई, क्यों हुआ हुआ है? अब शेयर होल्डर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि भाई ओपिनियन मॉडिफाई क्यों हुआ है। तो ऑर्डर क्या करेगा? नीचे बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन या बेसिस फॉर जो है ना वो जो भी उसने ओपिनियन दिया है क्वालिफाइड ओपिनियन में बताएगा कि भाई ये मिस स्टेटमेंट थी इतने अमाउंट की, क्लाइंट इसको सही नहीं कर रहा था, मुझे मजबूरन अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ा। या फिर लेट से क्लाइंट ने जो है ना वो स्टॉक काउंट नहीं करने दिया, क्लाइंट ने जो है ना कंफर्मेशन भेजने नहीं दी, क्लाइंट ने जो है ना वो मतलब लोगों से मिलने नहीं दिया, क्लाइंट ने जो है ना वो मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं दिए। तो भाई ऑर्डर क्या बोलेगा? भाई हमने जो है ना वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल नहीं कर पाए, हमारे ऊपर मैनेजमेंट ने स्कोप लिमिटेशन लगाई, जिस वजह से हमने ओपिनियन मॉडिफाई किया। डन हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अब देखो, गोइंग कंसर्न के ऊपर हमारा एक सेपरेट टॉपिक आएगा, तफसील डिस्कशन जो है ना उसमें करेंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें जो है ना वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न में होता क्या है? देखो, एक मरीज है, ठीक है ना, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास आके बोलता है डॉक्टर साहब मैं जो है ना वो बड़ा बीमार हूँ। डॉक्टर जो है ना चेक वेक करता है। अब तीन बातें बोलूँगा, तीन बातें, तीनों जो है ना वो गोइंग कंसर्न की कौन सी वाली बात है वो आपने पिक करना है, ठीक है। डॉक्टर बोलता है भाई तुम बिल्कुल फिट फाट हो, ठीक है ना, तुमने शायद खाना वाना नहीं खाया, चक्कर वक्कर आ रहा है, घर जाओ खाना खाओ, मस्त जॉगिंग करो, नहाओ, सो जाओ, फ्रेश उठोगे, ठीक है ना। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी गोइंग कंसर्न असम्पशन अप्रोप्रिएट है, तुम चल सकते हो, वीआईपी हो, फिट फाट हो, कोई मसला ही नहीं है। तो जब कंपनी गोइंग कंसर्न असम्पशन अप्रोप्रिएट होती है तो ऑर्डर भी ये बोलता है भाई कि बेहतरीन चल रही है, और मैनेजमेंट भी एसेस करती है, लिखती है भाई, और एफएस भी अपने जो है ना वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाती है। मतलब बेहतरीन चलती रहेगी कंपनी, अगले 12 साल में अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, डॉक्टर जो है ना वो बंदे को बोलता है कि यार मैं तुम्हारा इलाज तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ पता नहीं है,
क्या पता बच जाओ, क्या पता मर जाओ, कुछ कह नहीं सकता हूँ। घर वालों को बता दो ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहें, ताकि उनका दिमाग जो है ना वो तैयार हो जाए कि भाई बंदा मरने वाला है। तो ये क्या है, ये मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न है, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी है, डॉक्टर ने नहीं बोला तुम मर जाओगे बेटा, कलमा पढ़ लो। डॉक्टर ने नहीं बोला कि तुम जिंदा रहोगे, मैं गारंटी देता हूँ। डॉक्टर बोलता है भाई 50-50 है। तो ये क्या है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अब जब मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न हो जाए, तो फिर कंपनी करती क्या है, कंपनी की क्या जिम्मेदारी लगाई है। कंपनी की जिम्मेदारी भाई ये लगाई गई है कि आप जो है ना वो जाके डिस्क्लोजर दो। आप जाके डिस्क्लोजर दो कि भाई मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न है। तो एफएस कैसे बनेंगे, फिर एफएस नॉर्मल बनेंगे जैसे बनते हैं ना, जैसे गोइंग कंसर्न बेसिस बनते हैं वैसे ही बनेंगे। लेकिन कंपनी एक पैराग्राफ ऐड कर देगी डिस्क्लोजर्स के अंदर कि भाई जनाब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑडिटर क्या करेगा। इसके बाद जो है ना वो ऑडिटर ये करेगा कि ऑडिटर भी जाके जो है ना वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बात बता देगा, ये बात लिख देगा कि बाबू जाओ, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा दिया हुआ है एंटिटी ने, वो जाके आप एक बार देख लो। तो ऑडिटर भी जो है ना वो फिर बरी जिम्मा हो जाएगा इस बात से कि ऑडिटर ने लोगों को बता दिया है कि भाई वो वाला पैराग्राफ जाके पढ़ लो, मटेरियल अनसर्टिनिटी आई हुई है, ठीक है ना। अच्छा, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ कब आएगा, जब मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है तो फिर ये पैराग्राफ नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट ना हो, तो फिर एफएस तो नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे, ठीक है ना। नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस में क्या होता है भाई, जैसे आप लोग क्या करते हो, एफएस बनाते हो तो करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज सब आ रही होती हैं। तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें ये करोगे कि करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज सब मिला दोगे, करंट नॉन करंट एसेट्स सब मिला दो। क्यों, क्योंकि अगले 12 महीने में आपकी एंटिटी डिसॉल्व होने वाली है। तो फिर क्या ये पैराग्राफ आएगा मटेरियल अनसर्टेनिटी का, नहीं 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 आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया है बंदा मरने वाला है। अब तो कंफर्म हो गया है कि बंदा अल्लाह को प्यार होने वाला है, तो फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, लॉसेस या की एडवर्स रेशो। अब आपको एग्जाम सिचुएशन में कैसे पता चलेगा, भाई डॉक्टर की मिसाल तो बहुत ज़्यादा दी दी आपने। अब आप बताओ एग्जाम में बाबू हम कैसे पहचानें कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। वो आपको हिंट्स देगा, वो आपको इशारे देगा। आप जैसे इशारों से समझ जाते हो ना भाई अगले बंदे की इंटेंशन क्या है, वैसे एग्जाम में भी आपको इशारे देगा। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने लिखा भाई लाइबिलिटी ज़्यादा एसेट कम, मतलब उसके करंट रेशो के जो है ना वो जनाजा निकला हुआ है, उसकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी एसेट्स कम है। करंट रेशो, क्विक रेशो, सबका जो है ना वो सत्यानाश हुआ हुआ है। दूसरी चीज़ बोलते हैं भाई प्रोडक्ट फेल हो गई। ये मैंने वो मिसालें लिखी हैं चुन के जो कि एग्जाम में आ चुकी हैं, जो कि वो रिपीटेटिवली पूछता रहता है, बताता रहता है। एक प्रोडक्ट फेल हो गई कंपनी की, ठीक है ना, और वो जो है ना वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है या जो भी है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ हमारे पास लिखी हुई भाई कि डायरेक्टर छोड़कर चला गया हमारा, हमारे की मैनेजमेंट पर्सनल जो होता है ना, के एम पी की मैनेजमेंट पर्सनल कहते हैं हम उनको, के एम पी छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी में मसला है, करंट रेशो तबाह, कोई रेशो तबाह दे, ठीक है ना, और डायरेक्टर छोड़ के जा रहा है, ठीक है। की मैनेजमेंट लोग जो है ना वो कंपनी में अब इंटरेस्ट रखते नहीं है, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई कंपनी का तो दिवाली निकल रहा है, तो ये क्या इंडिकेशन है कि यार कंपनी के गोइंग कंसर्न मसले मुझे लग रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ वो बोलेगा भाई कंपनी की मेन फैक्ट्री थी जहाँ प्रोडक्शन होती थी, वहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती थी, पूरी दुनिया में सप्लाई होती थी, वहाँ आग लग गई। अब इसका मतलब क्या, मेन फैक्ट्री एक ही प्लांट एक ही जगह पे था, ठीक है ना, उसी में आग लग गई। अब क्या प्रोड्यूस करोगे, क्या बेचोगे, कैसे करोगे सब कुछ है, बताओ। तो जब मेन फैक्ट्री ही तबाह हो जाएगी तो गोइंग कंसर्न इशूज आएंगे, सेट है। अच्छा, फिर आगे वो आपको कहेगा भाई कंपनी कोशिश करी जो है ना वो इससे रिकवर करने की, कंपनी जो है ना वो बैंक लोन ऑब्टेन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इस मंजन में नहीं पड़ना। वो बोलेगा कंपनी बैंक लोन ऑब्टेन कर रही है, कंपनी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई वो बैंक लोन हासिल कर लेगी। भाई जब कर लेगी ना, जब बताना, अभी नहीं बताओ, ठीक है ना। मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ आएगा, डन होगी बात। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ रही है इम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। ये क्या होता है, इसको हम प्यार से कहते हैं ई ओ एम पी। ई ओ एम पी क्या होता है, देखो ई ओ एम पी की डेफिनेशन में जो है ना वो एक बात लिखी हुई, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो डेफिनेशन साइड इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। ई ओ एम पी की डेफिनेशन ये कहती है कि भाई ऑडिटर जो है ना वो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोलता है कि भाई जाओ कंपनी ने एक चीज़ डिस्क्लोज की हुई है उसको जाके पढ़ के आ जाओ। वो क्या करता है, एम्फेसाइज करता है उस मैटर पे जो कंपनी ने डिस्क्लोज किया हुआ है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। याद रखना ई ओ एम पी की खासियत क्या है कि वो मैटर की तरफ ऑडिटर यूजर की अटेंशन दिलाएगा जो कि कंपनी ने ऑलरेडी डिस्क्लोज किया हुआ अपनी एफएस के अंदर, ठीक है। ऑर्डर बोलेगा भाई जाओ पढ़ कर आ जाओ उसको, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगली चीज़ आ रही है ओ एम पी। यू एम पी मैं अगेन बता दूं आपको कि डिटेल एग्जाम्पल के साथ
सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो उसमें जो है ना वो इन डेप्थ इसकी डिस्कशन दोबारा हो जाएगी। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम सिर्फ अभी ये पढ़ रहे हैं कि भाई एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पैराग्राफ आते हैं। अच्छा, ओएमपी में क्या आता है, ओएमपी में क्या फर्क है, ईओएम और ओएमपी में एक फाइन लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन का डिफरेंस है, ठीक है ना, जो ओएमपी और ईओएमपी को सेपरेट करती है। ये ओएमपी है, ये ईओएमपी, एक थिन लाइन है, ठीक है ना। वो फर्क पता है किसका है, वो फर्क है डिस्क्लोजर का, वो फर्क है डिस्क्लोजर का, वो फर्क है डिस्क्लोजर का। कैसे, आओ देखो। ईओएमपी में मैंने क्या बोला कि विच हैज़ बीन डिस्क्लोज बाय द कंपनी, उस मैटर की तरफ ऑर्डर तवज्जो दिलाता है कि भाई जो मैटर कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया, ऑर्डर बोलता है भाई रेफर टू पैरा नंबर 75 ऑफ द एफएस ऑडिटेड एफएस ऑफ एक्सवाइजेड एंटिटी फॉर द पीरियड एंडेड दिस एंड दैट, ठीक है ना, वेयर द कंपनी हैज मेंशन दिस एंड दैट, ठीक है ना। वो बोलता है भाई जाके वो वाला पैराग्राफ पढ़ लो। ओएमपी में क्या होता है, ओएमपी ऑर्डर जब देता है जब उस मैटर की तरफ यूजर ऑफ एफएस की तवज्जो दिलाए जो मैटर रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप डिस्क्लोज करो, ठीक है ना, बट इस मतलब ऑर्डर को लगता है कि यार अगर मैं यूजर होता तो मुझे ये मतलब पता होनी चाहिए थी बात, तो ऑर्डर अपने ऊपर रख के सोचता है कि यार फंडामेंटली यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूजर को ये बात पता होनी चाहिए। जैसे मिसाल तौर पे पिछले साल का ऑडिट जो है ना वो किसी और ने करा है, तो ऑडिट बोलता है भाई भाई पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, या ऑडिटर ने जो है ना वो मल्टीपल सेट्स ऑफ एफएस पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। तो ये दो दो मिसालें जो है ना वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं, डिटेल मिसाल हम लोग सब्सिक्वेंट चीज़ों में लेक्चर्स में कवर करेंगे इसकी, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें भी हो गई हमारे पास। सर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कैम की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर जो है ना वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अहम है। कब कैम डालना है कब कैम नहीं डालना है, ये एग्जामिनर आपको देगा इशारे, और आपने उसके इशारों को पिक करना होगा, ठीक है ना। कैसे पिक करना होगा मैं बताता हूँ। देखो की ऑडिट मैटर होता क्या है, की ऑडिट मैटर पे जो है ना वो तीन बातें याद रखना, तीन बातें याद रखना, ठीक है ना। कैम जब डलेगा जब मैटर करंट एयर का हो, ठीक है ना, मैटर जो है ना वो करंट एयर का हो, मैटर जो है ना वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, और मैटर जो है ना वो कम्युनिकेट हो गया हो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, ठीक है ना। तीन निशानियाँ। अब आईकैप का एग्जामिनर जो है ना वो आपको तीनों निशानी एक साथ नहीं देगा, वो कोई दो निशानी दे देगा, ठीक है ना, या वो कोई एक निशानी दे देगा, ठीक है ना। अब लेट से वो आपको एक सवाल देता है, सवाल में एक मैटर बताता है, तो वो ऑब्वियसली करंट एयर का मैटर ही बताएगा ना, ज़्यादातर करंट एयर का मैटर बताएगा। अगर वो करंट एयर से पर्टेन करता है तो आपके जहन में एक घंटी बन चाहिए, टिडिंग। घंटी क्या होनी चाहिए कि भाई कैम तो नहीं डलेगा। फिर आपके जहन में एक और बात आनी चाहिए कि भाई रुको सब्र करो देखते हैं आगे क्या बोलता है। अगर वो आगे बोलता है कि भाई दिस मैटर वॉज कम्युनिकेटेड टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है ना, और उनकी ये राय थी, तो आपके जहन में दोबारा घंटी बजनी चाहिए, टिडिंग। कैसे, क्या घंटी बजनी चाहिए, घंटी ये बजनी चाहिए जनाब कि ये मैटर तो करंट डेट से पर्टेन करता है, ये मैटर तो दोस्त साहब विद गवर्नेंस को भी कम्युनिकेट कर दिया गया है, तो फिर तीसरी शर्त कौन पूरी करेगा। तो फिर आप इसको कैम में डाल सकते हो ये लिख के कि प्रोवाइडेड दैट द मैटर वाज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। या फिर वो आपको बोलता है कि भाई करंट ईयर का मैटर है और दो साल विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट नहीं किया, वो आपको बताता नहीं है, इस बारे में साइलेंट है, वो आपको बोलता है भाई मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है। आप बोलो कि भाई दिस मैटर शैल बी इंक्लूडेड एज सिक्योर मैटर प्रोवाइडेड दैट दिस मैटर वाज आल्सो कम्युनिकेटेड टू दोस्त विद गवर्नेंस, क्योंकि जहाँ तीन शर्त पूरी होंगी तो आपने वहाँ पे इस मैटर को कैम में डाल देना है। सेट है। अच्छा, इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हमारी आने वाले लेक्चर्स में होगी। अब हमारे पास आता है अदर इन्फॉर्मेशन। देखो अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एनुअल एफएस होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर एफएस के अलावा जितनी इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी क्या होती है, अदर इन्फॉर्मेशन। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपके पास जो ऑडिट एफएस होता है ना, जो आपके पास मतलब पूरी एफएस का सेट होता है, उसके अंदर एफएस में क्या होता है, पांच कंपोनेंट होते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स, चेंजेस इन इक्विटी, और क्या होता है, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोस, पांच चीजें होती हैं। इस सब के अलावा जो कुछ मौजूद है सबका सब क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या ऑडिटर अदर इन्फॉर्मेशन पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है? नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन पे ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। ऑडिटर किस पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है? ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। तो भाई फिर अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में क्यों आ रहा है? भाई ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ क्यों आ रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, जब आपके एफएस जाते हैं ना, तो एफएस के अंदर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट होती है, इसके साथ अदर इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो ऑडिटर का क्या करता है, ऑडिटर उन अदर इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है, क्रॉस चेक करता है, ठीक है ना, उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता कि भाई अदर इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, लेकिन वो ये देख लेता है कि यार ऐसी कोई बात तो नहीं है जो डायरेक्टर लोगों को चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रहा हो और हमें ना बताओ, या हमें गलत पता हो, लोगों को सही बता रहा हो, लोगों को गलत बता रहा हो, हमें सही बताओ, कोई मिसलीड तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मतलब ऑडिट रिपोर्ट जाती है, जब एफएस जाते हैं, तो यूजर के ध्यान में क्या आता है कि यार इसका तो ऑडिटर जो है ना वो ऑडिट कर चुका है,
तो फिर यूज़र मिसलीड ना हो जाए, तो उस यूज़र को मिसलीड होने से बचाने के लिए ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर बोलता है भाई मैं जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा और जहाँ मुझे मसला लगेगा आई डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर ये देखता है कि भाई कोई डायरेक्टर रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वो सही हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे वो बोलता है भाई कि हमने जो है ना वो इस साल लेट से 5 लाख टन की मैन्युफैक्चरिंग करी है। अब हमने जो ऑडिट किया ना तो हमें पता चला भाई इन्होंने तो सिर्फ जो है ना वो 4,60,000 टन की मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों को 5 लाख बोलने राउंड कर दिया। वाह भाई बड़े मजे लगे हमें। तो हम बोलेंगे भाई कि आप इसको सही करो, डायरेक्टर रिपोर्ट में अपनी इस चीज़ को सही करो। ठीक है ना। अगर वो सही कर लेता है बड़ी अच्छी बात है, हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि उसने कुछ गलती करी ही नहीं थी। अगर सही नहीं करता तो ओपिनियन मॉडिफाई करें। हाँ मटेरियल तो क्वालिफाइड परमिसिबल एडवर्स, नहीं नहीं नहीं, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। अदर इन्फॉर्मेशन की गलत होने की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता। फिर क्या करेगा ऑल्टर, अदर इन्फॉर्मेशन के पैराग्राफ में जाके लिख देगा भाइयों डायरेक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो ऑडिटर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा प्रोसीजर्स। जैसे कि प्रॉफिट गलत रिपोर्ट कर दिया, हमारे पास तो हमने ऑडिट करा 70 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है, वो बोलता है जनाब 75 मिलियन है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई ये किस 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 तरह से बोल रहे 75 मिलियन है, जबकि है तो 70 मिलियन, हमने ही ऑडिट करा है। हम हमें हमसे बेहतर कौन जानता है भाई कंपनी का ईपीएस क्या होने वाला है, हमसे बेहतर कौन जानता है कंपनी का प्रॉफिट क्या है। अब डायरेक्टर जो है ना वो लोगों को बोलता है भाई कि नहीं 75 है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब अगर मिस स्टेटेड तो क्या होगा, हम क्या करेंगे पैराग्राफ में रिपोर्ट कर देंगे। अगर करेक्ट नहीं की जाएगी जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट ये बोलता है इस अदर इन्फॉर्मेशन के पैराग्राफ में आपने लिख के बता देना है कि भाई अदर इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टर ने दी है ये सही नहीं है, अगर वो करेक्ट नहीं करेगा। डन हो गया। 10वीं चीज़ हमारे पास जनाब इसमें आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पैराग्राफ भी दिया गया है, आपको याद होगा आपने आधे 200 के अंदर जो है ना वो एक टॉपिक कवर किया है एक्सपेक्टेशन गैप का। एक्सपेक्टेशन गैप के अंदर जनाब वो आपसे कहता है कि भाई लोग ये समझ बैठते हैं कि ऑडिटर जो है ना वो फ्रॉड पकड़ने आया है। लोग ये समझ बैठते हैं कि ऑडिटर जो है ना वो 100% चीज़ें डैश करता है। लोग ये समझ बैठते हैं कि भाई ऑडिटर ऑडिटर ने एफएस का ऑडिट किया, इसमें कोई एरर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन गैप को दूर करने के लिए जो है ना वो क्या हुआ, फिर ये जनाब फैसला किया गया कि इनकी जो एक्सपेक्टेशन गैप है इनको कम किया जाए। कम कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए जनाब, काम ऐसे ही है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट के ना थोड़ा सा इनहेंस कर देना है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दो, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख लो, ताकि जब शेयर होल्डर ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेगा ना तो उसको पता होगा भाई इसके स्कोप में ये आता है, ताकि कल कला को कोई उस पर केस ना कर दे, कल कला को उस पर कोई उंगली नहीं उठाए, कल कला को उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाए। ठीक है ना, नाजायज़ ना हो ऑडिटर के साथ। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्लियर अंदाजा जो है ना वो होना चाहिए किसको, शेयर होल्डर्स को, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, हाँ आधे 200 में आपने क्या पढ़ा था, 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ती हैं। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एफएस बनाना, इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। ठीक है ना, और ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना सबसे जिससे वो मिलना चाहे, यही यही पढ़ी थी आपने। ठीक है ना। अच्छा, अगर वो आपसे बोले कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट, तो फिर तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आपकी चेंज हो जाती है। अगर विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट बोले तो आपकी शुरू की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेंगी कि भाई एफएस बनाना, इंटरनल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो असेस करे कि क्या एंटिटी अगले 12 महीने तक चल सकती है या नहीं। मैनेजमेंट शैल असेस वेदर एंटिटी इज एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। ठीक है ना, तो ये ऑडिटर की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट। अब आपने जो है ना एग्जाम में बड़ा ख्याल रखना है कि वो क्या पूछता है। वो अगर ये पूछता है कि भाई आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपने वो आधे 200 वाली लिखनी है। अगर वो बोले जनाब कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट, तो आपने जो है ना गोइंग कंसर्न वाली बात लाजमी लिखकर आनी है। डन हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि भाई कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करे, वो कम्युनिकेशन करे दो साइड विद गवर्नेंस से। क्या कम्युनिकेट करे, आओ वो ये कम्युनिकेट करेगा। देखो वो कम्युनिकेट करेगा जनाब वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, जो उसको इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस नजर आए वो कम्युनिकेट कर देगा। ठीक है ना। और क्या करेगा, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के मसले जो है ना वो कम्युनिकेट करेगा कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं और ये सब ये सारी बात है। तो इंडिपेंडेंस वाले इशूज़ कम्युनिकेट करेगा, और क्या करेगा जो वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है वो बताएगा। डन हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिटर जो है ना वो अपना स्कोप ऑफ ऑडिट बताएगा, भाई हमने जो है ना वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, हम सब्सटेंडेड प्रोसीजर परफॉर्म करें, हमने जो है ना वो जजमेंट अप्लाई करी हैं, हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे काम किया, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स पे काम करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो आती हैं स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर कि भाई ये हम लोग ने काम करना है।
तो ये जो सारे प्रोसीजर हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जजमेंट अप्लाई करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करना, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेक करना कि भाई वो रिजनेबल है या नहीं है, ठीक है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, ये सब कहाँ आता है, ये आता है स्कोप ऑफ ऑडिट में। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर के अंदर ना देखो ये कितनी बड़ी होती है। रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के ऊपर जो है ना वो एक पूरी लंबी चौड़ी तहरीर लिखेगा, कम्युनिकेशन करेगा दोस्त साहब गवर्नेंस से, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल बताएगा, इंडिपेंडेंस की बात लिखेगा, इसको वर्ड में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, जजमेंट सप्लाई करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज देखेगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देखेगा, ठीक है ना। ये कितनी लंबी हो जाएगी, तो रिपोर्ट का फॉर्मेट तो, रिपोर्ट तो मतलब कंसाइज होनी चाहिए ना कि यार, मतलब अहम अहम बातें दिखाओ। अब अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसके अंदर डाल दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी भर दी, तो रिपोर्ट तो कितनी बड़ी हो जाएगी। तो अब इसके लिए क्या, एक स्कीम है, ठीक है ना। स्कीम ये है कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो इसके ऊपर देखो, एक इसके ऊपर ना आई कैप सवाल पूछ चुका है, और वो सवाल काफ़ी पूछता रहता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 विद इन द रिपोर्ट, यही वाली बात मैंने बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डालो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्डर की वहाँ लिख दो, ठीक है ना। या फिर क्या करो, अपेंडिक्स लिख दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हेडिंग तो डालो और लिखो रेफर अपेंडिक्स, और एक अपेंडिक्स अटैच कर दो ऑर्डर रिपोर्ट में, ठीक है ना। तीसरी चीज़, अगर आपका कोई रेगुलेटर है, जैसे हमारा क्या कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एससीसीपी, एससीसीपी ने अगर अपनी वेबसाइट पे कहीं पे मेंशन किया हुआ है कि भाई ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो भाई उसकी वेबसाइट का लिंक डालो www.scCP, ठीक है ना, और स्लैश जो भी आपका यूआरएल आ रहा है, आप वो यूआरएल डालो जाके, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ऑडिट रिपोर्ट कम हो जाएगी, कंसाइज हो जाएगी। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है आपने किस तरह करना है, आपने विद इन द रिपोर्ट डालना है, विद इन द रिपोर्ट डाल दो। आपको अपेंडिक्स अटैच करना है, तो फिर अपेंडिक्स का रेफरेंस देना कि भाई जाके अपेंडिक्स में पढ़ लो, ठीक है ना। अपेंडिक्स की मिसाल क्या होती है, बचपन में अखबार पढ़ता था, अब तो खैर पढ़ता नहीं, अगर आप लोगों से कोई पढ़ता हो तो आप लोग उससे वाकफियत होगी आपकी। उर्दू अखबारों में होता है ना, एक बड़ी सी जो है ना वो पेज पे, पहले पेज पे हेडलाइन लिखी हुई आती थी कि भाई कराची में जो है ना वो सदर में धमाका, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। अब कब हुआ, कैसे हुआ, कौन हलाक हुआ, कितने जख्मी हुए, वो बोलता है भाई सफ़ा नंबर 6 पे तफसील लिखिए। तो फिर आप वो अखबार खोलते हो, पलटते हो, फोल्ड करते हो, चेक करते हो, हाँ भाई सफ़ा नंबर 6, हाँ भाई कराची सदर में धमाका हुआ, धमाका जो है ना इस वैन पे किया गया था, और इसमें ये था, इसमें ये था, ठीक है ना, इतने लोग जहाँ भाग हुए, इतने लोग जख्मी हुए, इतने लोग जो है ना इस अस्पताल में, इतने लोग इस अस्पताल में, ठीक है ना, और जिन जिन जो लोग इंतकाल करते हैं उनकी नमाज जनाजा जो है ना वो इस टाइम पर अदा की जाएगी। वो जो सारी तफसील है ना, तो तफसील 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 वो कहाँ लिखी हुई है, तो वो अपेंडिक्स में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो अपेंडिक्स भी इसी तरह होता है कि ऑर्डर क्या करता है, बोलता है भाई रेफर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में आके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लो, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई कि आपने क्या करना है, रेगुलेटर की वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ लेना है। ओके, मूविंग ऑन, हमारे पास जो है ना वो लास्ट पेज आ रहा है इसका, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का। देखो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये वो रिक्वायरमेंट हैं जो आपके आयजा में नहीं लिखी हुई, आपके लोकल लॉज में लिखी हुई हैं। आपके आयजा में नहीं लिखा हुआ कि भाई कंपनी ज़कात पे करती है नहीं करती है, बताओ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट है नहीं है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए है नहीं है, ये आपका लोकल लॉ कहता है। ये कंपनी सेक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी सेक्ट 2017 के तहत ये रिक्वायरमेंट कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, ऑर्डर इसको भी चेक करके ना लगे हाथों बता देता है, ठीक है। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का पैराग्राफ डालता है, उसमें वो लिखता है भाई कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी ने रखी हैं या नहीं रखी। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट का जो है ना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पुराने बच्चे ये बात सुन रहे होंगे जिन्होंने कैफ 3 लॉ पढ़ा था, बिजनेस लॉ पढ़ा था, उसके अंदर हुआ करता था कंपनी लॉ, जब मर्ज हुआ करता था, और कंपनी लॉ के अंदर जो है ना वो एक चैप्टर हुआ करता था, आई डोंट नो कि है या नहीं है नए वाले कैफ 7 लॉ में। उसमें हुआ करता था जनाब, एक चैप्टर हुआ करता था ऑडिट के नाम से, अकाउंट्स एंड ऑडिट के नाम से हुआ करता था। उसके अंदर ये वाली सारी बातें लिखी हुई थी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की, कि भाई कंपनी ने प्रॉपर बुक्स अकाउंट रखी है या नहीं रखी। अच्छा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा था आपको। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, वो जनाब ऐसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के जो है ना वो रिकॉर्ड सीज हो गए, रिकॉर्ड जो है ना वो सीज, सॉरी सीज बोल रहा हूँ, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है ना। अब आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करके भी एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो रहा, तो आप ये वाली लाइन जाके लिखोगे भाई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखे थे कंपनी ने, जिसकी वजह से हमें एविडेंस नहीं मिला, ठीक है ना। या फिर लेट से आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि भाई जनाब आपके पास एक सवाल आया और आपने बोला भाई मुझे जो है ना ये वाले इन्वॉइस ला के दिखाओ। कंपनी बोलती है भाई हमने शिफ्टिंग करी थी, शिफ्टिंग में जो है ना वो हमारी पास चीज़ें इधर उधर हो गई। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जनाब सवाल के अंदर आंसर लिखोगे कि भाई कंपनी ने प्रॉपर बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करी। दो तरह की जो है ना वो एंटिटीज पे करती हैं, एक बैंकिंग कंपनीज
और दूसरी वो कंपनीज जो कि डिविडेंड देती हैं, जो कि प्रॉफिट कमाती हैं और फिर डिविडेंड देती हैं। अच्छा भाई, ज़कात जो है ना वो डिडक्टेबल अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1963 थी शायद, 1963 या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसके तहत डिडक्ट करी है एंड डिपॉजिटेड इन सेंट्रल ज़कात फंड, ऐसे कोई अकाउंट है। तो वो एक पूरी लाइन आती है, सेट है। और बोलते हैं भाई एफएस जो है ना वो ड्रॉन अप एन एग्रीमेंट एंड इन कन्फर्मिटी विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, वो लाइन आती है। और उसके बाद भाई जनाब एंड मॉनिटर बोलता है कि इन्वेस्टमेंट मेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है जनाब अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ हमने डिस्कस नहीं किया ऊपर, क्या हमने डिस्कस कर लिया, ये दोबारा आ गया है, ठीक है ना, ये गलती से दोबारा आ गया है मुझसे, तो उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास आता है जनाब यहाँ पे सिग्नेचर। एंड में ऑर्डर क्या करता है, सिग्नेचर करता है। जैसे मेरे सिग्नेचर है ना, ये ऐसे करके, ये मेरे सिग्नेचर है। तो ऑर्डर भी क्या करता है, अपने सिग्नेचर करता है। तो अब सिग्नेचर किसके नाम पे करता है, ऑडिट फर्म के नाम पे, पर्सनल अपने खुद के नाम पे, या बोथ, ठीक है ना, दोनों के नाम पे कर सकता है। या तो अपने ज़ाती नाम पे, ठीक है ना, या तो ऑडिट फर्म के नाम पे, या तो जो है ना वो दोनों के नाम पे। जैसे मैं KPMG में हूँ, तो मैंने जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट साइन होती हुई देखी हैं वो KPMG के नाम पे होती हैं। वो सीधे सीधे जो है ना क्या करते हैं, KPMG लिख देते हैं उधर, तो ऑडिट फर्म के नाम पे। और पर्सनल नेम कहाँ आता है, पर्सनल नेम पे भी करते हैं या फिर दोनों से कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट्स। कोई मैंडेटरी नहीं कि भाई आपने ऑडिट फर्म के नाम पे ही करना है, कोई मैंडेटरी नहीं है अपने पर्सनल नाम पे ही करना है, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। एक चीज़ इसमें आती है नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है ना। जैसे मेरे पार्टनर का नाम जो है ना वो लिखा हुआ था, जो मैंने रिपोर्ट लेट से मैंने पढ़ी, तो उस पर लिखा हुआ था, हमने ऑडिट करा टीम ने, उसके बाद आता है भाई दिस ऑडिट वॉज कंडक्टेड बाय एंड दिस रिपोर्ट वॉज स्टूडेंट साइन बाय मिस्टर ABC, ठीक है ना। तो वो हमारे पार्टनर का नाम उस पर नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है। आप किसी भी कंपनी को उठा लो, जैसे मिसाल के तौर पे आप यूनिलीवर के जाके अकाउंट उठा लो, तो यूनिलीवर के जिसने ऑडिट किया होगा ना, तो आ रहा होगा एंड में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि भाई यूनिलीवर का अकाउंट जो है ना इस फर्म ने ऑडिट किया है एंड वॉज साइंड बाय मिस्टर XYZ, ठीक है ना। ओके, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है, देखो उसूलन तो क्या होना चाहिए, अगर मैं आम फहम जबान में बात करूँ, तो आज क्या हमारे पास, आज है हमारे पास लेट से 20 में, ठीक है ना। तो मैं बोलूँ भाई डेट क्या आनी चाहिए, 20 में क्या आनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं, रुको जरा सबर करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं बनाओ, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देना है। ऐसा उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता है। कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वो बोलता है भाई डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो होनी चाहिए जिस दिन आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल हो गया हो। मतलब जिस दिन आपके सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए हों, जिस दिन आपको सारे एविडेंस कलेक्ट हो गए हों, जाहिर सी बात है उसी दिन साइन करता है, रिपोर्ट साइन कब होती है, जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया हो। तो उसने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बता दिया कि भाई जिस दिन आपको एविडेंस मिल गया हो। एंड सब्सिक्वेंट इवेंट कंसिडर्ड। सब्सिक्वेंट इवेंट कंसिडर का मतलब क्या है कि भाई जैसे लेट से मैंने बोला ना 20 में, तो 20 मई तक के सारे इवेंट आपने कंसिडर कर लिए, 20 मई तक के सारे इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट जितने भी आए ना, ये मैंने कंसिडर कर लिए। मैं तो बता दूंगा चिल्ला चिल्ला के भाई फ्रॉम 20 में ऑनवर्ड्स मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो सब्सिक्वेंट इवेंट सारे 20 मई तक के कंसिडर करें। डन हो गया। एड्रेस में क्या आता है, एड्रेस में सीधा सीधा उस शहर का नाम आता है जहाँ पे इंगेजमेंट पार्टनर जिसने ऑडिट किया है वो प्रैक्टिस कर रहा हो। तो आई होप ये डिस्कशन जो है ना आपको, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह जो है ना वो फिर अगले लेक्चर में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसका समरी का, उससे मुलाकात करते हैं। थैंक यू।